एफआईआर लिखने में 9 दिन लग गए थे अशोक पांडे जी। जब विधायक की एफआईआर 9 दिन में लिखी जाएगी तो अशोक यादव जी अपना समय तो उसी से ढकना चाहेंगे ना, भले उनके यहाँ मंच पर कुत्ते से हाथ मिलाया जाए या कुछ किया जाए। नहीं, लेकिन किसी भी कार्रवाई करने के लिए पहले उसकी ये जांच होती है, तब जाके कोई कार्रवाई होती है। ये है कि एफआईआर तो लिखी गई, हर 9 दिन बाद लिखी गई। अशोक जी, अब मैंने आपकी बात पूछी, आप जमीनी मुद्दों पर वहां पिछड़ रहे हैं। जो बात नवीन दुबे जी ने कही, जो बात कासिम जी ने कही, परिवारवाद के मुद्दे पर आप, मैं उसका एग्जांपल, मैंने इन लोग जब बोल रहे थे तो इन लोगों से मुझे सवाल जवाब नहीं करना था। कटहरी हारने का सबसे बड़ा कारण था, नहीं तो कासिम जी भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, आप दो लोग पार्टी से हैं, नवीन जी भी जानते हैं। लालजी वर्मा इतने छोटे नेता नहीं थे कि वो चुनाव हार जाते। लोगों ने यही देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष तो पत्नी, अब विधायकी मिलनी तो पत्नी, खुद सांसद बन गए। ये असर पड़ता है। आप नाम गिनाते रहिए कि उनके मंत्री के, इनके बेटे, और यहां वो नहीं। आप विपक्ष में हैं, आपको सजग ज्यादा रहना होगा। देखिए पुष्कर जी, आपने जो सवाल उठाया परिवारवाद पे, और बहुत सारे सवाल आपने किए भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक लोगों से, उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बस यही कह रहा हूं कि जो वहां मिल्कीपुर की जो जमीनी हकीकत थी, वो जमीनी हकीकत और हमारे पास जो ऑप्शंस थे, उन सारे ऑप्शंस में अजीत प्रसाद जी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन थे वहां पे, जो कि चुनाव को सबसे अच्छा कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि परिवारवाद और ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, वो तो हर जगह वही चल रहा सिस्टम, उससे कोई न भाजपा न कांग्रेस न सपा न बसपा कोई नहीं अछूता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास जो अवेलेबल वहां पे कैंडिडेट्स थे, उसमें सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबसे मजबूती से लड़ने वाले कैंडिडेट जो हैं वो अजीत प्रसाद जी हैं, और इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया है। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो काम अवधेश प्रसाद जी ने किया वहां पर, उसी काम को ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जो अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि राम, भगवान राम और क्या क्या, तो हमें तो लगता है, हम लोग पढ़ते थे संधि विच्छेद, अवधेश मतलब अवध प्लस ईश, अवध मतलब अवध के राजा। अवध के राजा तो भगवान रामन हैं, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अवधेश कहें, राम कहें, बात तो एक ही है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। इस चीज को मुद्दा बनाने कोई औचित नहीं है। लेकिन मुद्दा जो में मर्यादा पुरुषोत्तम की हंसी उड़ाई गई, शेर था कि अवधेश प्रसाद ने हराया है मर्यादा पुरुषोत्तम को, एक गलत था। पीडीए के लिए भी खड़े हुए ना पांडे जी, जो पीडीए की बात कर रहे हैं कि योगेश वर्मा के साथ गलत हुआ, तो फिर उस पीडीए के लिए भी खड़े हुई है। देखिए, दलित पिछड़ों के लिए तो हम लोग लगातार, ये लोग अभी संविधान की बात कर रहे थे, संविधान कहीं न कहीं संविधान दिखा के कई सीटें हम हार भी गए, जबकि अरे संविधान तो लल्लू सिंह भी दिखा रहे थे, जहाँ कहाँ दूर जा रहे हैं, वही लल्लू सिंह संविधान दिखा रहे थे, सबको धमका रहे थे। नहीं, वही आप ही के नेता लल्लू सिंह संविधान की बात करके सबको हड़का रहे थे ना, कि 400 पार दे दो, हम संविधान बदलना, हमको संविधान बदलने के लिए हमको 400 चाहिए। तो वही लल्लू सिंह है जो कह रहे थे जहां से आप संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान बदलने, संविधान कुचलने और संविधान रौंदने का काम तो 2014 से हो ही रहा है लगातार इस देश में, सब देख ही रहे हैं। कोई ऐसी संवैधानिक संस्था बची हो जिसको टेक ओवर करने की कोशिश न किया गया हो, जिसको टेक ओवर न किया गया हो, तो कहाँ कोई बचा है। आप फर्रुखाबाद में, पुष्कर जी, फर्रुखाबाद का एक एग्जाम्पल है, फर्रुखाबाद का, कि किस तरह से वहां पे लगभग 25 से 26 हजार वोट काट दिए गए, जिसके नतीजे में 2022 के वोट से भाजपा के वहां पे गौतम राजपूत जी जीतते हैं चुनाव। तो बड़ा मुश्किल है कि आप सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता देख रही है। चलिए ठीक, आप दोनों लोग आ गए। अब मैं कासिम जी से फिर से सूरज कुमार कासिम जी, वो टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, बागी को चंद्रशेखर ने टिकट दे दिया। अब वो घर में कितनी चोट पहुंचाएगा ये बताइए।
और क्या मायावती का ऑप्शन बन के उभर रहे हैं? मायावती फिर नहीं लड़ी, फिर मना कर दिया कि मिल्कीपुर नहीं लड़ेंगे। देखिए, कहीं चंद्रशेखर लड़ती के लिए है, कहीं ऑप्शन नहीं था। लड़ती हैं। चंद्रशेखर के लिए ऑप्शन तो था। चंद्रशेखर पूर्वांचल में अभी तक अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं, चाहे फूलपुर लड़े हो चाहे कटेरी लड़े हो। 2021 2200 ये इनका फिगर रहा है। बीएसपी मगर लड़ नहीं रही। डुमरियागंज लोकसभा समाजवादी पार्टी इन्हीं के चक्कर में हारी। डुमरियागंज में वो कैंडिडेट, कुर्मी कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट था। वो किसी भी पार्टी से लड़ता तो नहीं होता था वो। मैं थोड़ा सा इस पे आऊं कि मिल्कीपुर उनके लिए ऑप्शन था। वहां पर बीएसपी लड़ नहीं रही थी, हाथी था नहीं। चंद्रशेखर अपने आप को वहां स्थापित कर सकते थे, साबित कर सकते थे। और उन्होंने शुरू में जब चुनाव घोषित हुआ था कि 10 सीटों का होगा, तो इस सीट पे कोरी कैंडिडेट दिया भी था। लेकिन उसके बाद उस कोरी की जगह पे पासी कैंडिडेट सूरज जब आया तो उनकी नियत पे थोड़ा सा शक होने लगा। सूरज के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, अशोक जी बेहतर बताएंगे, कि सूरज और कन्नौजिया जी प्रोफेसर हैं एक वहां पे मिल्कीपुर में, 2 लोग और टिकट मांग रहे थे। सूरज के अलावा एक कन्नौजिया जी थे। तो कन्नौजिया जी धोबी समाज से आते थे, वोट कम था। सूरज पासी समाज के थे, लेकिन सूरज पे कोई FIR थी और जो धारा थी वो भी थोड़ा सा मतलब उस टाइप की थी जो सामाजिक तौर पे अच्छी नहीं मानी जाती। तो उसको लेके अखिलेश यादव ने इनके टिकट का इनकार किया, वरना पहले आप ये मान सकते थे कि सूरज इनके उम्मीदवार हो सकते थे। खैर, ये तो एक दूसरी बात हुई। लेकिन ये भी सच है कि अगर गोत्र चला, देखिए पुष्कर जी, जब जात अपनी चरम पे पहुंचती है तो गोत्र से उसकी शुरुआत होती है। हम बिल्कुल। लोगों ने कई चुनाव में कुर्मी, बैसवार, जयसवार देखा है। हमने कई चुनाव में यादों में घोसी और कमरिया देखा है। हमने कई चुनाव में अंसारी और तेली देखा है। लोकल चुनाव में ये देखा है कि अगर तेली वोट है, अंसारी वोट है, तो ये भी हमने देखा है। अभी हमने क्या कहते हैं, कुदरकी के इलेक्शन में पठान और तुर्क भी देखा है। तो ये एक सच्चाई है, इससे आंख नहीं बंद की जा सकती। अगर सूरज लोकल भी है, स्थानीय भी है, अगर और जैसा कि अभी नवीन जी, अब कहीं मैं और था, हाँ नहीं किसी और जगह पे था, तो वहां पर एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका भी इस्तेमाल करती है कि कोई कैंडिडेट अगर तीसरा है, उनको लाभ दे सकता है, तो उसका चुनाव तेज भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, मतलब अच्छा चलने लगता है वो कैंडिडेट। चाहे स्लो हो, लेकिन उस चुनाव को बढ़ा दिया जाता है चट्टी चौराहे पे और होटल पे और चाय की दुकानों पे और चर्चा में कि सूरज बहुत अच्छा लड़ रहा है। तो ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं पांडे जी से सहमत नहीं हूँ। मिल्कीपुर की जो उसकी सरजमीन है, वहां पर ये अगर चुनाव को धर्म पे ले गए तो नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि मिल्कीपुर में ध्रुवीकरण जैसा खेल नहीं है। वहां का जो मुसलमान है भी, पुष्कर भाई, ना पहली बात तो है नहीं, जो है भी फुटकर है। किसी गांव में 30 वोट, किसी में 50 वोट, किसी में 100 वोट, ऐसे कर करके वो 30,000 बनता है। वो एक जगह नहीं है कि एक जगह बहुत बड़ी आबादी हो। और दूसरी चीज है कि वहां का मुसलमान दर्जी है, नाऊ है, धोबी है, आपका इस तरह से काम करने वाला है, वो जरूरत उन लोगों की पूरी करता है। तो बड़ा एक दूसरे में सामंजस्य बहुत अच्छा है। वहां ध्रुवीकरण जैसी चीज नहीं हो सकती। उसको अगर किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। और रही बात उस क्षेत्र में सूरज बनाम अजीत की, तो देखिए अजीत अभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। अजीत अभी भी आज की तारीख में जब कर रहे हैं, लोगों की पसंद नहीं बन पाए। अजीत हाईवे से आते हैं एक्सप्रेसवे से, और लखनऊ एक्सप्रेसवे से निकल जाते हैं, ये उनके ऊपर आरोप था। अवधेश प्रसाद चुनाव को लड़ेंगे और उनके साथ एक नाम है अनूप सिंह। लोकल नाम है, मैं जानता हूं, बीकापुर के वाले। और उनको उन्होंने बीकापुर की तैयारी और बीकापुर के लिए पीठ पे हाथ रखा हुआ है। तो अनूप वहां अपने जो अपना समाज है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर इनका आप जिता देवो तो हम बीकापुर से टिकट पा देंगे। तो ये सारी चीजें चुनाव में चलती हैं, ये भी वहां देखने को मिल रहा है पुष्कर भाई। बड़ा देखिए, यही होता है कि हवा हवाई नहीं, बिल्कुल जमीन बता दिया कि आदमी आदमी, मैन टू मैन मार्किंग जो चुनाव में होती वो कासिम जी ने बता दी। नवीन जी, चंद्रशेखर क्या फेल करेंगे क्या, मेरा जो सवाल था। और ये लग रहा है धीमे धीमे कि जो कासिम जी ने भी कहा इशारों इशारों में, कहीं वो बीजेपी का पार्ट बनते जा रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा और कासिम साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है पुष्कर जी कि देखिए ऐसा है चंद्रशेखर एक सीट जीतने के बाद लोकसभा की बहुत अति उत्साहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज आती है कि इस चुनाव के अंदर रिप्लेसमेंट अगर दिख रहा है कि बसपा की जगह पर कोई आदमी फिट किया जा रहा है तो वो चंद्रशेखर की पार्टी है। अब चंद्रशेखर की पार्टी इस उम्मीद में बैठी है कि कुछ लोग हमें वहां मिल जाएंगे, कुछ वोट मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो वहां का दलित समाज का 1 लाख के करीब वोट है, 1,20,000। 1 लाख वोट, 1,20,000, तो अभी जो लगभग बढ़ गया है 1 लाख के आसपास, मैंने कहीं देखा था 1,20 के आसपास जो वोट है, इसमें से मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर की पार्टी बमुश्किल 5-7 हजार वोट पा पाएगी। अरे क्योंकि भाई साहब, देखिए आप अगर वहां स्टेबल कासिम जी को मैं बीच में लाऊं, इतनी हार जीत का फैसला नहीं होगा, आपको मैं ये बता दूं। अगर पांच नहीं सात होगा हजार वहां और वो पा वहां जाते हैं, आप मैं आपको बताऊं उस मिल्कीपुर के बारे में नवीन जी, अगर 5-7 हजार जी और सूरज पा जाते हैं तो हमारे पड़ोसी जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको चुनाव जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता जी, है। हाँ, यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है कि वहां पर जो भी वोट चंद्रशेखर पाएंगे वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नहीं डैमेज नहीं, करेगा, 53,000 और लाभ वहां देने बीएसपी वाला को मिला नहीं था, है। कोरी कैंडिडेट था। और वो अभी फिलहाल तो जो पाएंगे वो बीएसपी का वोट होगा। अभी वो बीजेपी से नहीं वो लाने की बीएसपी का पोजीशन में वोट, समाजवादी पार्टी से ला नहीं सकते नहीं हैं। आप, नहीं आप एक चीज देखिए, अब मैं थोड़ा सा 2022 पे लेके जाऊंगा आप। 2022 के चुनाव में आप एक चीज देखें, अगर 10%, 9% वोट का इजाफा समाजवादी पार्टी के खाते में हुआ था, तो वो सारा के सारा बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ था सपा को, और भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट था। बसपा का वोट 10% नीचे आ गया था, सपा का बढ़ गया था। यही स्थिति, स्ट्रेटेजी पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव की रही। लोकसभा में जब अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड लेके आए, मोदी एक बड़ा फेस थे, योगी का बड़ा डंका बज रहा था, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया वो दलित वोट वन साइडेड होके, आप यकीन करिएगा कि समाजवादी पार्टी के साथ गया है, इंडिया गठबंधन के साथ गया है। अब क्या यहाँ पे स्थिति क्या है कि अगर वो 5-7 हजार वोट चंद्रशेखर ले जाते हैं